प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। गुड मॉर्निंग माई ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स में मात्रक एवं मापन चैप्टर से दूरियां की जो विधि होती हैं, दूरियां ज्ञात करने की विधि होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने लंबन विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रतिध्वनि और जो दूसरी अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिध्वनि विधि क्या होती है। किसी बड़े आकार की वस्तु जैसे पहाड़ी से टकराकर लौटने वाली परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जब किसी बड़ी वस्तु से कोई ध्वनि लौटकर वापस आती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। परावर्तक तल की स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए जब प्रतिध्वनि सही से सुनाई देती है। तो इस विधि में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे पहला हम ले सकते हैं, चादर की मोटाई ज्ञात करने के लिए हम प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। जो आप दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, चादर की मोटाई ज्ञात करने के लिए हम प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए भी प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं चादर की मोटाई ज्ञात करने के लिए हम प्रतिध्वनि विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए किसी एक मोटी पदार्थ की चादर के साथ प्रतिध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। यह ध्वनि चादर के भीतर उसकी मोटाई के अनुदिश गति करती है और चादर की विपरीत सतह से परावर्तित होकर वापस लौटती है। इसे वापस लौटने वाली प्रतिध्वनि को ग्रहण कर लिया जाता है और इसी ध्वनि के भेजे जाने से जो प्रतिध्वनि ग्रहण होने तक के समय अंतराल को एक सुग्राही घड़ी की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला, तो इसके आधार पर हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। और इसका अगर हम फॉर्मूला निकालने की बात करें, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वापस आने में तय की गई दूरी अगर 2d, चूँकि एक तरह से इसकी दूरी कितनी d मानते हैं, तो जब वापस आएगी तो वो हो जाएगी 2d। और चादर के पदार्थ में ध्वनि की चाल v अगर माने हम तो 2d बराबर हो जाएगा v इंटू टी, क्योंकि t वहाँ का समय अंतराल है। अब इसमें अगर हम v का मान निकालने की कोशिश करें तो ये t जो शायद गुणनफल के रूप में है तो वो 2d के अपॉन आ जाएगी, यानी भाग के रूप में आ जाएगी। और इसी से चादर की मोटाई अगर हम d निकालने की कोशिश करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा d बराबर v इंटू टी अपॉन 2, क्योंकि ये जो d हम निकालेंगे तो दो ये वहाँ पे ऊपर आपको गुणा के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भाग के रूप में आ जाएंगे, और t जो यहाँ पे भाग के रूप में दिखाई दे रहा है वहाँ पे गुणा के रूप में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार समय अंतराल t तथा चादर में ध्वनि की चाल v ज्ञात होने पर चादर की मोटाई का परिकलन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग करें तो इसी प्रकार ये भी काम करेगी, इसको आप समझ सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम दूसरी विधि के बारे में बात करें जिन्हें अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इन अप्रत्यक्ष विधि में अल्प दूरियों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी दूरियों को तो हम लंबन विधि के द्वारा नाप सकते हैं और जो छोटी दूरियां होती हैं उनके लिए हम प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो दूरियां होती हैं उसके मापन के लिए हम केवल प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से जो प्रयोग करते हैं उससे 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक के आकार वाली वस्तुओं का ही मापन किया जा सकता है। 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच की जो क्षमता होती है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी में होती है। इससे भी जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनके मापन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी क्षमता 1 एंगस्ट्रम तक के वस्तुओं के मापन करने में होती है। लेकिन इस कोट से भी सूक्ष्म दूरियां जो 1 एंगस्ट्रम से भी छोटी दूरियां होती हैं उसके लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें आवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का मापन किया जाता है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे समझेंगे। ये आवोगाद्रो जो विधि होती है इसका कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में आप समझेंगे। आवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो परमाणु यहाँ पे ये परमाणु होते हैं। अगर हम किसी पदार्थ का द्रव्यमान m मान लें, यदि हम किसी द्रव्यमान का पदार्थ अगर हम m मान लें, तब फिर क्या होगा आगे, पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में परमाणु जो होंगे उनकी संख्या हो जाएगी n/m। जब हम 1 ग्राम द्रव्यमान है, लेकिन इसी की जगह पर अगर m ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पे m का इसमें गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा mn/m। लेकिन अगर हम एक परमाणु द्वारा घेरा गया आकलन निकालें तो वो होता है 4/3 πr⁵, जो कि हमें फॉर्मूला पहले से पता है। अब हम m ग्राम पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन अगर v निकालें तो ये बन जाएगा आपका n/m × 4/3 πr⁵। अब लेकिन जो आवोगाद्रो की परिकल्पना है उसके अनुसार परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन कुल 2/3v ही होता है। जब हम इस पर गौर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3v, लेकिन वहाँ पे जो हमने पढ़ के आए उसमें पे लिखा है m/m और 4/3 πr⁵। तो इससे हम जब तुलना करेंगे दोनों को बराबर पे रखेंगे तो ये r³ का जो मान निकलेगा ये निकलेगा mv/2 πrnm। लेकिन अगर हम r का मान निकालें तो ये इसका घनमूल ले लेंगे तो ये बन जाएगा mv/2 πnm और इसकी घात 1/3 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं और इससे हम बहुत छोटी वस्तुओं की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सूत्र की सहायता से जो हम सूत्र निकाल रहे हैं इसकी सहायता से r त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, जिसका मान लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि तक का होता है। इसी प्रकार हम औलिक अम्ल के अणु के आकार का आकलन भी इसी विधि से कर सकते हैं। और इसके बाद आगे जो आपके लिए पढ़ेंगे हम समय मापन की प्रयुक्त के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। ये आपकी जो लंबाई और दूरी की हैं ये आपकी कंप्लीट हो गई हैं।